लोगों ने कहा था कि जी आपने रोका क्यों नहीं मुजाहिरीन को 9 मई को, तो अब हमने रोका है, ये भी उन्होंने बात कही। और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और पहले खबर आई कि बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार किया, लेकिन फिर वो गलत साबित हुई खबर, क्योंकि अभी उन्होंने उमर अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने काफी आड़े हाथों ली है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन उसकी टोन जरा मैंने नोट किया कि वो ज्यादा हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे थे, बजाय GHQ के, जो कि मेरे मुझे लगता है कि एक ये वो ग्रुप है, याद रहे नाजरीन, जो ये चाहता है कि कोई बातचीत हो, इस्टेब्लिशमेंट से बुरे ताल्लुकातों को फिक्स किया जाए और उसको मजीद बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि बढ़ावे का नुकसान ही हो रहा है फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। तो इजाज अहमद साहब, सबसे पहले तो आप हमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं। आपके नजदीक सबसे बड़ी क्या चीज थी, उसकी अहम नुक्ता क्या था, मैसेज क्या था? जाहिर बात है ये फौज की तरफ से एक मैसेज होता है, ये DGISPR की राय नहीं होती। नाजरीन को भी बता दें, ये इदारा वेट करता है, इदारे की जो सीनियर लीडरशिप है वो पब्लिक को मैसेजिंग करती है। जी इजाज साहब। जी आपको पता है ना, DGISPR का ताल्लुक सिग्नल कोर से है, तो सिग्नलिंग उनको आती है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अच्छा नहीं बोले, तो मेरा ये कहना था कि उन्होंने जहां सिग्नल देने थे वहां वो सिग्नल दे दिए। आज भी उन्होंने सिग्नल दे दिए। मेरी राय में मामला जिसको कहते हैं ना पंजाबी में दू बदू होना, वो हो गया है। और उसकी एक जिम्मेदारी जो है, जो मैंने महसूस किया, अब वो है जो इमरान खान के रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं। एक तो पहले वो जब बुशरा बीबी के जहर वाला मामला था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं आर्मी चीफ को नहीं छोड़ूंगा, और इस किस्म की बातें की थी, वो अपनी जगह। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में इमरान खान से मंसूब कर जो बयानात सामने आए हैं, वो ऐसे हैं जो शायद आप किसी भी शरीफ आदमी से अगर कहें तो वो भी आपको मारने वारने पर तुल जाए। मतलब आप गुफ्तगू करते हैं, आप साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन आपने जिस किस्म की गुफ्तगू आर्मी चीफ के दौरा तेहरान के हवाले से की, जो इल्जाम उनके ऊपर आयद किए, तो उसका जवाब देना एक तो मकसूद था। दूसरा ये है कि जो बन्नू वाकया जो है, उसमें मैंने कुछ थोड़ी सी रिसर्च भी की। मेरे बन्नू में 5-6-8 दोस्त हैं। उनसे मैंने बात की। फिर यहाँ इस्लामाबाद में 2-3 लोग हैं जर्नलिस्ट जो बन्नू के ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात की। तो तकरीबन वो जो आज उन्होंने बताया DGISPR ने, अ, इसी यही बात उन्होंने बताई थी। मैंने दो रोज पहले व्लॉग किया, तो वो मार्कोर के अकाउंट से रात उसकी तस्दीक की गई कि जी वो सप्लाई डिपो लूट लिया गया था, लोग अंदर दाखिल हुए, ये सब हुआ है। ये आज़ाद जराए इस बात की तस्दीक करते हैं। और उसमें एक बदकिस्मती ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उनका जो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि तीन पार्टीज जो हैं, TTP, PTM और PTI, इन तीनों का नेक्सस है। एक साहब ने उसके, और वो उनका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि जब भी कोई शहर में मुजाहरा होना होता है किसी भी शहर में, तो जो सबसे पहली डिफेंस लाइन होती है वो पुलिस होती है। उनका ये सवाल था, और उन्होंने कहा कि हम, और वो ताजिर हैं, सुनार हैं। तो उनका ये सवाल था कि हम ये सवाल कर रहे हैं कि पुलिस कहाँ थी। शहर में एक पुरअमन मुजाहरे की कॉल दी गई थी, लेकिन पुलिस गायब थी। और फिर उसके बाद आपने मज़ाकरात किसने किए? वोट तो लें आप, और मज़ाकरात करने आ जाए कमिश्नर, तो कमिश्नर तो वो यकीन दहानियां नहीं करा सकता। तो वो सारा मामला जो था, अच्छा उसका मलबा फिर जिस तरह से डाला गया, मैंने कुछ लोगों से बात की, JUI के लोगों से भी बात की कि आपका रोल क्या था वहाँ। तो उन्होंने, उनका ये कहना था कि ये जुलूस जाना था शहर में किसी और जानिब, DC ऑफिस की जानिब जाना था गालबन, या जहाँ भी जाना था। लेकिन उनका ये कहना था कि जुलूस का रुख जानबूझकर मोड़ा गया उस जानिब जहाँ से वो दीवार टूटी थी 15 जुलाई के धमाके में। तो JUI ने उसकी मुजाहिमत की, पहली फायरिंग वहां हुई JUI की मुजाहिमत में। और लोगों ने ये इस बात की तस्दीक की कि जो मुजाहरे में, मैं उनमें से जिनसे बात की उनमें से कुछ लोग शामिल भी थे, वो ये कहते थे कि असलहा अंदर वालों के पास था, पहली फायरिंग अंदर से हुई। अब ये सारे मामला जो हैं, फिर उसके बाद इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। कल अली अमीन गंडापुर का एक स्टेटमेंट आ गया। तो उसके बाद अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जवाब देना इसलिए जरूरी समझा जा रहा था कि नॉर्मली इस किस्म की जो सिचुएशन होती हैं उसको वफाकी हुकूमत को डील करना चाहिए। भाई आपके अदारे हैं, अदलिया हो या अपना फौज हो या पुलिस हो या FI हो, ये आपके अदारे हैं। अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम आयद हो रहे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान के पास एक वजारत इत्तलात है।
उसके वजीर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन क्या वजीर इसलिए होता है कि बस वो अपनी बात कहे और कुछ ऐसे ऐलानात करे जिससे इश्तिहाल फैल जाए और वो चला जाए घर में। तो वो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी, मुझे ये महसूस हुआ कि हुकूमत अपनी चूंकि जिम्मेदारी पूरी नहीं इजाज कर रही भाई, थी, मैं तो आपको उन्होंने। आपको सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। वजीर इत्तलात या ये जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन की, इसकी तो हमने हालत देख ली है ना। पिछली जो वजारत इत्तलात थी, शहबाज शरीफ जब आए पीडी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, आपने देखा कि कितनी पुअर परफॉर्मेंस थी, कि वो बैठ गया, पूरी की पूरी गवर्नमेंट तबाह हो गई, हवा में उड़ गई। इस बार भी यही हो रहा है कि भाई इतनी बड़ी चीज है, जैसे आपने कहा कि ये काम पीआईडी का, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, एक सफेद हाथी टैक्स पेयर्स के पैसों से पाला हुआ है। अरबों करोड़ों का उसका बजट है, इश्तिहार छापने के लिए तो पैसे होते हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी शहबाज शरीफ की फोटोज, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, इंफॉर्मेशन सही देना, ट्रांसपेरेंसी लाना, उसके लिए बिल्कुल नालायकी और नाअहली का दौर दौरा है। जी। लेकिन आप अभी कुछ शहबाज शरीफ साहब को कह दें, उसके बाद देखें अता तारड़ कैसे आते हैं आपके खिलाफ मैदान में। इशू एक्चुअली यही है कि हुकूमत अदारों के हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा करना है, अदारे और अवाम जो हैं, उनको एक दूसरे के सामने पिच करने में ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हुकूमतें जो है वो साइड पर हो जाती हैं। वो कहती हैं अपनी आप निबेड़ो। ये एक तो प्रॉब्लम है, तो ये जवाब देना उनकी जानिब से मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत जरूरी था, और उन्होंने वो जवाब दिया। फिर उन्होंने कुछ चीजों की वजाहत भी की, मिसाल के तौर पर मेरे इल्म में थी ये बात जो आज उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कही है। मैंने जब भी बात की तो मैंने उसको एक कैंपेन ही कहा था, क्योंकि वो उससे पहले जो उसके नोट्स आए थे उसमें ये लिखा हुआ था कि ये ऑपरेशन एज सच ऑपरेशन नहीं है, ये एक कैंपेन है, इसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन होने हैं। तो उन्होंने उसकी एक तो वजाहत की, डाटा दिया कि क्या हम क्या कर रहे हैं, हर एक घंटे में 5 ऑपरेशन करते हैं, 137 हमने जाने गंवा दी हैं, 398 हमने दहशतगर्द जन्म हासिल कर दिए, ये सब अपनी जगह। लेकिन पीटीआई के हवाले से भी कुछ पैगाम जरूर देना था, जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में दिया, जिसको उन्होंने कहा कि इलीगल पॉलिटिकल माफिया। इस मेरे नजदीक इस सवाल के जब इस इन अल्फाज का मतलब यह है कि हुकूमत ने जो ये ऐलान किया था, गो के वो प्री मैच्योर ऐलान था मेरी नजर में, पीटीआई को बैन करने का। अगर आप किसी को बैन भी करना चाहते हैं तो आप पहले उसकी तैयारी तो करें ना। आप बगैर तैयारी के आगे के जी असली फलाह को बैन करने लगे हैं। ना अहली, तो उन्होंने ना अहली है नाअहली, जा इजाज उन्होंने भाई। अपना और वजन, जा जी, उन्होंने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है कि अगर आप बैन करना चाहते हैं तो आप बैन करें, आगे बढ़े। नहीं उन्होंने मगर जो इलीगल पॉलिटिकल माफिया डिक्लेयर किया है, वो मेरे नजदीक इमरान खान और उनके साथियों को किया है। वो लगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिकग्नाइज किया है। जो मेजॉरिटी जजेस हैं, उन्होंने कहा है कि पीटीआई एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली पीटीआई की लीगल और जो स्टैंडिंग है उसको बहाल रखा है। अब उसके ऊपर ही तो फटा है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का। बहरहाल मैं इजाज भाई की तरफ आता हूँ, हमारे साथ असद अली तूर आए हैं, मैं पहले इनसे जरा मालूमात लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। असद, वेलकम बैक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, नया स्टूडियो मुबारक हो। पीछे अब हम देख देख रहे हैं कि डेकोरेशन भी बड़ी, जैसे कहते हैं, शोशा सही हो गई है। अच्छा, तो असद, ये आज गिरफ्तारी हुई उनकी, रऊफ हसन की, प्रेस कॉन्फ्रेंस से एन पहले, ताकि क्या ये वजह थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना वो कर सके जवाबी? क्या क्या कहते हो? नहीं, ये तो बिल्कुल वजह नहीं थी रजा भाई। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, वो कर रहे थे बैरिस्टर गौहर और उमर यूब हाँ। और असद कैसर साहब। और कोई जिसे कहते हैं रऊफ हसन साहब, कोई नेक्स्ट लेवल के एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी थी कि जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर खत्म कर देती। द ठीक है। प्रॉब्लम वाज के जो वहां पर एफिडेविट्स पड़े हुए थे, जिन्होंने अब पीटीआई ज्वाइन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ओ, तो वो अगर एफिडेविट्स जमा नहीं होंगे तो वो अरकान आज़ाद के आज़ाद ही रहेंगे, और अगर आज़ाद के आज़ाद रहेंगे तो फिर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने करवानी होगी तो आप वोट करवा लेंगे उनसे। ठीक है। तो बिल्कुल। वो बज़ाहिर लगता है कि वही कार्रवाई है, क्योंकि शबली फराज साहब ने भी यही कहा कि वो एफिडेविट्स उठा के ले गए हैं, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने भी यही कहा कि वो एफिडेविट्स उठा के ले गए हैं, और वो रेड उसी के लिए था। और अगर आई। आप जो हालात देखें और जो रियासत का मूड देखें, जो मेरे तो सीनियर है एजाज भाई बता भी रहे थे कि उन्होंने इस पलड़े में वजन डाला है कि
जिसे कहते हैं पीटीआई को बैन कर दें, वो जब पीटीआई को पार्टी मानने को ही तैयार नहीं है, तो फिर उस फैसले को गैर मौसर करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और मैं एजाज भाई के साथ एक पार्शियल डिसएग्रीमेंट से कहूंगा कि उन्होंने उस पलड़े में वजन नहीं डाला, उन्होंने उस पलड़े में पहले हुकूमत को डाला, फिर जब देखा कि हुकूमत से कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने सामने आके भी कहा दिस इज अस, ये हम कह रहे हैं नहीं पीटीआई तो नहीं पीटीआई। तो वो बिल्कुल, सिर्फ इतना हुआ है। तुम्हारी जी रीडिंग बिल्कुल सही है असद, मेरी भी यही रीडिंग थी। मैंने आज वो देखा जी कि पता नहीं 50 मिनट के घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि भाई जिनको हमने लगाया है, हमने इतनी मेहनत करके 8 फरवरी की रात को 9 फरवरी की सुबह को इतने चाव प्यार से बिठाया है, और आप ये काम भी नहीं कर पा रहे। कमाल है आप लोगों पे, हम खुद आते हैं फिर मैदान में। ये आई एग्री विद हाँ असद। वही ना,